नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिक्किम सरकार का बड़ा फैसला। आगामी 1 अक्टूबर से अंतर राज्य आवागमन पूर्ण रूप से खोलने का किया गया निर्णय। 10 अक्टूबर से राज्य में पर्यटन संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को दी गई अनुमति। कोरोना वायरस का प्रकोप देश तथा सिक्किम में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सिक्किम में भी संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है और मृत्यु की दर में भी इजाफा हो रहा है। इस बीच सिक्किम सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुरूप सरकार ने आगामी 1 अक्टूबर से अंतर राज्य आवागमन पूर्ण रूप से खोलने का निर्णय किया है। इस बीच 10 अक्टूबर से राज्य में पर्यटन संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है और 10 अक्टूबर से राज्य के सभी होटल्स, होम स्टे खुले रहेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर एसओपी जारी करेगी। 27 सितंबर से होटल एवं रेस्टोरेंट्स की बुकिंग शुरू की जाएगी। 10 अक्टूबर से विदेशी पर्यटकों के लिए भी अनुमति जारी रहेगी और इनर लाइन परमिट भी जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर कोरोना वायरस का संक्रमण सिक्किम में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के अनुरूप सरकार ने राजधानी गैंगटोक एवं गैंगटोक नगर निगम क्षेत्र को आगामी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। इस अवधि किसी भी प्राइवेट तथा पैसेंजर वाहनों की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक परिसेवाओं को छोड़कर सब कुछ लॉकडाउन रहेगा। भाजपा नेताओं के द्वारा किए जा रहे अपशब्दों के विरोध में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार ने दर्ज कराई प्राथमिकी। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर शुक्रवार को भाजपा की ओर से रैली निकाली गई थी, जिसको पुलिस की तरफ से वेनस मोड़ पर रोक दिया गया था। इस दौरान पुलिस और भाजपा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके बाद ही भाजपा नेताओं के द्वारा लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार ने भाजपा के राज्य सचिव सत्यानंद बासु, राज्य सभापति रथेंद्र नाथ बोस समेत सौमित्रा खां के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि शांत बंगाल को भाजपा के नेता शांत करने में लगे हुए हैं। इन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ डाबग्राम फुलबाड़ इलाके में आज युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम गोस्वामी के नेतृत्व में काफी संख्या में युवा तृणमूल कांग्रेस के समर्थक एनजीपी थाने के सामने एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे और बाद में भाजपा नेताओं के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एक्चुअल देखें एक साम्प्रदायिक दल बीजेपी যারা ফাটা কলসি নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে তাদের দলটাই ফাটা কলসির মতো আওয়াজ করে, মিথ্যার উপর আশ্রয় করে এই দলটা চলছে। এই দল আমাদের উন্নয়নমুখী মমতা ব্যানার্জি সরকার এবং আমাদের মমতাময়ী মাটি মানুষের সরকার যে শান্ত বাংলা, সেই শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার যে একটা প্রক্রিয়া নিয়েছে, তাদের কুরুচিকর মন্তব্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতারা করে চলেছে। গতকাল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেছে জলপাইগুড়িতে 2006টি বুথ আছে, কোনো বুথেই আপনার পুলিং এজেন্ট থাকতে দেবে না, ওরা হচ্ছে বিরোধী দলের কোনো পুলিং থাকতে দেবে না, ওনারাই ভোট করবে, ওরা সব কিছু করবে। এই কথাগুলোর থেকে কি প্রকাশ পায় আপনারাই ভালো মতো জানেন, জনসাধারণ মানুষ ভালো মতো জানে বিজেপি কি করতে চাইছে এখানটাতে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শান্ত বাংলা যাতে অশান্ত করতে না পারে তাই প্রশাসনের দ্বারস্থ আমরা হয়েছি যে আগামী দিনে যেন সামনে একটা শারদীয় উৎসব আসছে এবং করোনা চলছে একটা পরিস্থিতি ভয়াবহ, যার মোকাবিলা আমাদের প্রতিটা আমাদের তৃণমূল কর্মী এবং যুবক কর্মী সকলে এবং সরকার মিলে যৌথভাবে একটা চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে মুক্ত হওয়া যায়। তার মধ্যে যে ওরা একটা বিশৃঙ্খল করার চেষ্টা করতে সেটা যেন আমাদের এইখানে করতে না পারে, তার জন্যই আমরা আজকে থানায় এসেছি আমরা কথা বলতে। न्यू जलपाईगुड़ी के थाने की पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में पिछले कुछ महीने से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। दरअसल देश में जारी लॉकडाउन के दौरान सभी के रोजगार बंद हो गए और यही कारण है कि चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई। हालांकि पुलिस लगातार अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले एनजेपी इलाके में सिपाहीहारा इलाके में एक व्यक्ति के घर में चोरी हुई थी और चोरों ने घरों में रखे सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए थे। इसके प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के अंतर्गत आने वाले एनजेपी थाने की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार रात को पुलिस ने अचानक सादे पोशाक में धावा बोलकर 2 चोरों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों साउथ कॉलोनी के रहने वाले हैं और इनके नाम बाप्पी साहनी और छोटू महतो है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
देश में पत्रकारिता को धूमिल करने की कोशिश। पत्रकार राजीव शर्मा ने चीन को मुहैया कराए देश से जुड़े गोपनीय दस्तावेज, पूछताछ में हुआ खुलासा। सीमा पर चीन भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच दिल्ली में एक पत्रकार के शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में रहने वाले राजीव शर्मा फ्रीलांस पत्रकार है। राजीव के पास से पुलिस को देश की रक्षा से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजीव को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं इस बीच देश की सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज के साथ गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को लेकर दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूछताछ और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पत्रकार राजीव शर्मा ने चीनी खुफिया को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई है। इस मामले में एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहयोगी को भी कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बिहार तस्करी की जा रही 12 लाख विदेशी शराब को किया गया जब्त, 2 गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिला आबकारी विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर असम से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। आबकारी विभाग सूत्रों के अनुसार तस्करों के पास से 15 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई। ये शराब आसाम से चोरी के रास्ते बिहार तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राज्य सड़क पर मोहित नगर के रानीनगर इलाके में आबकारी विभाग ने बिहार जा रहे 10 चक्के एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान करीब 16,000 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। আমরা একটা খবর পেলাম, ইনফরমেশন পেলাম যে কিছু নন-লিমিটেড লিকার যেগুলো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই, এটা অরুণাচল প্রদেশ, সেগুলো আপনার আসাম থেকে আমাদের এই জলপাইগুড়ি হয়ে আপনার বিহার ঢুকছিল। সেই অনুযায়ী আমরা যে খবরটা পাই এবং সেই অনুযায়ী আমরা একটা আমাদের রেকি করে একটা ওয়াচ ডিউটি করে এবং গাড়িটা আমরা আগে থেকে ইনফরমেশন পেয়েছিলাম, সেই হিসেবে আমরা রানীনগরের কাছে গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করি এবং সেখান থেকে প্রায় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কিছু না হলেও প্রায় 16,000 বোতল আপনার সিজ করা হয়েছে এবং সঙ্গে ড্রাইভার এবং খালাসি দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাদের কাছে কোর্টে পাঠানো হলো, কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে যে এর সাথে আরও কারা কারা জড়িত আছে তাদেরকে বেরিয়ে আনার তাদেরকে চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদেরকেও ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। গাড়িটা তো আপাতত সিজ করা হয়েছে, গাড়িটা আপাতত ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে আমাদের গাড়িটাকে সিজ করে রাখা। মোটামুটি এর আনুমানিক মূল্য যদি আমরা ধরি, যেটা যে বোতলে এখন যে এমআরপি বা প্রিন্ট লেখা আছে, তাতে আনুমানিক মূল্য মোটামুটি 15 লাখ টাকা, 10-15 लाख টাকার কাছাকাছি হবে। निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मियों ने मालदा में भी किया जमकर विरोध प्रदर्शन। निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे संगठन ने केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से 14 से लेकर 19 सितंबर के बीच विरोध दिवस पालित किया जाता रहा है। इस विरोध दिवस का आज अंतिम दिन था और मालदा में भी अंतिम दिन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे में यूनियन मालदा शाखा की तरफ से एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई थी और रेलवे कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मालदा रेलवे में यूनियन मालदा शाखा के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सभी रेलवे स्टेशन के कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आह्वान पर हम लोग 14 तारीख से लेके केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जिसमें कि सरकारी रेल को, कंपनी को, LIC को, कोयला खदान को, लेबर लॉ के विरुद्ध में, लेबर लॉ जो हम लोग का जो लेबर लॉ पुराना था उसको चेंज करने के विरुद्ध में और NPS न्यू पेंशन स्कीम को बातिल करने के लिए हम लोग एक मोटरसाइकिल बाइक रैली आज अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जो कि प्राइवेट इलाका और रेल इलाका में प्राइवेट लोग को भी बेरोजगारी, बेकारी ख़त्म करने के विरुद्ध में एक ये हम लोग का रैली है। इसी का आज हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि रेल के कोई भी गाड़ी बिक्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी हमारा रेल कर्मचारी ही चलाएगा, उसमें ही फायदा होगा। मेरा ये डिमांड है।
मेरा ये डिमांड है कि हमारा न्यू पेंशन स्कीम बातिल करके पुराना पेंशन स्कीम में मेरा रिक्त 1.5 लाख 2.5 लाख पद रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, वो खाली पद को भी भरने के लिए मेरा ये डिमांड है। केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन का धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के सदस्यों ने शनिवार को धरना दिया। जलपाईगुड़ी सेंट्रल वाटर कमीशन दफ्तर के सामने तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के सदस्यों ने धरना दिया। धरने पर बैठे तृणमूल नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन की आड़ में केंद्र सरकार रेल, कोयला, बैंक, बीमा समेत देश के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर पेट्रोल व डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही श्रम कानून में संशोधन कर काम की अवधि को बढ़ा दी गई है। अस्थायी कर्मियों को भी वर्ष में केवल 3 महीने काम दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आज श्रमिकों को लेकर धरना दिया गया। श्रमिक नेता स्वपन सरकार के नेतृत्व में आज चले धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अविलंब श्रमिक विरोधी नीतियों की संशोधन नहीं करती है तो उनका आंदोलन लगातार चलेगा। 8 ঘন্টা কাজের জায়গায় 3 ঘন্টা দিয়ে কাজ করাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার যে ওয়েস্ট ছিল যেটা 15,000 টাকা ওয়েস্ট ছিল, সেখানে 3 ঘন্টা কাজ করলে আর 8 ঘন্টা কাজ করলে তার ওয়েস্টটা কমে যায়। সেই পার্সেন্টেজ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে 5,000-6,000 টাকা সে পাচ্ছে মাসে। এই যে বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত, এই বেকার করে দিচ্ছে, কর্মীদের সংকোচন করেছে, বেকার করে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের লড়াই। আইএনটিটিউসির লড়াই। আইএনটিসি রাজপথে আছে, তৃণমূল কংগ্রেস রাজপথে আছে। এর বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি লড়াই করছে। আমরা তার সহযোগী হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দপ্তরে যে নির্ধারিত 16 তারিখ থেকে 20 তারিখ যে আমাদের সঠিক নির্ধারিত যে প্রোগ্রাম রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছিল, তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা সিডব্লিউসির গেটের সামনে, অফিসের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করছি। আপনার নাম আর পরিচয়টা? স্বপন সরকার, সভাপতি, ক্যাজুয়াল অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট লেবার ডেলিগেটেড ওয়ার্কার্स यूनियन, आईएनटीसी जलपाईगुड़ी जिला कमेटी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान। मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान। हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इटाहर में कर्ज नहीं देने पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। हमलावर को स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहर थाना अंतर्गत शिवराम पल्ले इलाके में उस समय काफी उत्तेजना देखा गया जब पता चला कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली खुर्शद नामक एक व्यक्ति ने ज्योतिष वर्मन नामक व्यक्ति के गले पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुर्शीद को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाद में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खुर्शीद और बर्मन दोनों को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली खुर्शीद ने कुछ दिनों पहले ज्योतिष बर्मन से 20,000 रुपए उधार लिए थे। बार बार मांगने पर भी वह नहीं दे रहा था। शुक्रवार रात को रुपए मांगने के लिए गया था और इस बीच दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसी दौरान खुर्शीद ने तेज धार हथियार से बर्मन के गले पर हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। আমি বউটাকে আমি আমার সপ্তাহখানেক হলো আমি ওকে আমি ছেড়ে গেছি ইটাহার অবধি যে তুমি ওখানে গিয়ে থাকো। ও হসপিটালে ভর্তি ছিল, কিডনি দুটো ইনফেকশন আছে আর লিভারে ঘা হয়েছে। তো বউটার মালদা হসপিটালে ভর্তি ছিলাম 10 দিন নিয়ে। সপ্তাহখানেক হলো, মোটামুটি 8 দিন হলো এরকম ওকে আমি ছেড়ে গেছি ইটাহারে যে তুমি তোমার মামির বাড়ি থাকো, আমি পয়সা টাকা আমি লাগাবো। ওনার রেকর্ডটা আমি খেটে খুঁটে আমি পয়সা লাগাই দূর থেকে। আমি সব দিন আমি দিয়ে চালাই ওকে। আমি কেন বউ হলো তো আমাকে সব কিছু আমাকে ভার নিয়ে থাকতে হয়, আমার মাথায় একটা চিন্তা থাকে। সেই লোকটা আমার বউটাকে আমার ওর মাটি জমির কথা বলে উনি ওর কাজ টাজ করছেন, তার ভিতরে উনি টাকাও নিয়েছেন 20,000। আপনার থেকে টাকা নিয়েছিল? হ্যাঁ, মানে আমি দিয়েছি বউকে, বউ ওনাকে দিয়েছে কাজের জন্য। এখন অবধি রেশন কার্ড এখন অবধি করতে দিয়েছে, 3 মাসের উপরে হয়ে গেল, কিছু বের হচ্ছে না। ওগুলো তো যাক, ওগুলো সরকারি কাজ, লেট হতে পারে। তো ওনাকে আমি বলছি যে আমার বউটার সঙ্গে আমি আসলাম তো আমার দেখা হচ্ছে না, আবার কলও তুলছে না। তো বউটা আমার কই? তো ওনাকে আমি সকালে আমি সকালে আপনি ওকে ছুরি মেরেছেন? হ্যাঁ, ওনাকে আমি বললাম সকালে যে 20,000 টাকা যে আপনার আজকে কি হলো, কি নিয়ে সমস্যা? রাতে আমি থাকলাম ওখানে, কিছু ওকে বললাম আমি শান্তিভাবে বলবো। রাতে খুব মাল খেয়েছিল তো পরের দিন কিছু বললাম না। তো রাতে উনি আমাকেও জায়গা দিলেন, আমিও ওনার কাছে শান্তিভাবে থাকলাম যে সকালে বলবো যাক কথাগুলো। সকালে আমি সকাল হতে আবার সকাল হওয়ার পর ওকে আমি ওনাকে বলছি যে টাকা আপনাকে 20,000 টাকা দেওয়া গেছে, আপনি তো কিছুই কাজ অতটা করেননি আর কিছু কাজ করছেন না, তো টাকাগুলো আমাকে দিন। আর আমার বউ কই? ওকে আমি কল করছি, ওকে 3-4 দিন ধরে কল করছি, কল তুলে না, কিছু হয় না। কোথায় আমার বউ? ও আমাকে ধাক্কা থাপ্পড় মেরেছে, টাকা চাইলাম তো কাছে। ধাক্কা মারলো স্যার, আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমার কাছে অপারেশনের ওই একটা, ওখানে আমরা বুলবুলিতে কাজ করতাম, একটা সাঁড়ের একটা অপারেশন করেছিল। कूच बिहार में खुला आलू का सरकारी स्टॉल। 27 रुपए प्रति किलो बिक रहा है आलू। जिला प्रशासन के तत्वाधान में शनिवार से कूच बिहार के भवानीगंज बाजार में सुलभ मूल्यों में आलू बिक्री की स्टॉल लगाई गई है। कूच बिहार सदर महकुमा शासक संजय पाल खुद इस अवसर पर मौजूद थे। सरकारी स्टॉल में 27 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बेची जा रही है। इसके साथ ही कूच बिहार 2 नंबर ब्लॉक के डोडिया हाट में भी सुलभ मूल्य में आलू बिक्री के लिए सरकारी स्टॉल लगाया गया है। सदर महकुमा शासक संजय पाल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शुरू की गई यह पहल रंग लाती है तो शहर के अन्य बाजारों में भी सुलभ मूल्यों में आलू की बिक्री केंद्र खोला जाएगा। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। गौरतलब है कि कल तक आलू बाजार में 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। कोरोना काल में आलू के बढ़ते दाम से आम लोग काफी हताश है। আজকে আমাদের এখানে ব্যবসায়ী সমিতি সহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ব্যবসায়ী সমিতি এবং আমাদের এগ্রিকালচার মার্কেটিং সকলের সহযোগিতায় আমরা এখানে একটা আলু ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলার চেষ্টা করেছি। শুধু এখানে নয়, এবং আমাদের পুলিশও আমাদের সঙ্গে আছেন, যেখানে 27 টাকা মূল্যে আজকে আলু দিচ্ছি, সাধারণ আলু যেটা আছে। আজকে এখানেও খোলা হলো, ডোডের হাটও খোলা হচ্ছে। এরপরে আমরা চেষ্টা করবো অন্যান্য বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় অন্যান্য বাজারেও একটা করে এরকম দোকান খোলা। এটা একটা নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ উদ্যোগ। মানে যদি আমরা যখন যাচ্ছি তখন হয়তো লোকেরা দাম কমাচ্ছে বা এই করছে, তারপর চলে আসতে পারে, হয়তো এরকম হলেও হতে পারে। যখন একটা অল্টারনেটিভ থাকবে, মানুষ অল্টারনেটিভ সোর্স থেকে চলে আসবে, সেক্ষেত্রে একটা পরোক্ষভাবে এটা একটা দাম নিয়ন্ত্রণ। কত করে বিক্রি করা হবে আলু? আজকে 27 টাকা আছে। এখান থেকে যেটা হচ্ছে, আমরা ডাইরেক্ট স্টোর থেকে নিয়ে এসে এখানে করাচ্ছি, ফলে মাঝখানে যে পাইকারি সেবাটা থাকছে না, ফলে সেই রেটটা সবসময় একটা মেনটেন থাকবে কিছুটা। तृणमूल छात्र परिषद की इस्लामपुर शहर एवं ब्लॉक कमेटी गठित। तृणमूल छात्र परिषद के इस्लामपुर शहर एवं ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया। शनिवार को नई कमेटी के सदस्यों ने इस्लामपुर में आयोजित एक सम्मेलन का आयोजन किया। तृणमूल छात्र परिषद के इस्लामपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने बताया कि शहर कमेटी में प्रसन्नजीत दास को अध्यक्ष, मोहम्मद अब्दुल व
मोहम्मद फैजल को उपाध्यक्ष रूप में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में कुल 19 लोगों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया ब्लॉक कमेटी में मोहम्मद आसन को अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 24 लोगों को शामिल किया गया है। दास ने बताया कि पहली बार पंचायतों में तृणमूल छात्र परिषद की कमेटी का गठन किया गया है। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনো নতুন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বসার পর অনুপ্রা বসার পর থেকে আমাদের ইসলামপুরের ব্লক এবং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আর টাউন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনো কমিটি গঠন হয়নি, কিন্তু আগামীকাল আমাদেরকে অনুপ্রা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। নতুন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আর টাউন প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। সেটা নিয়ে আজকে প্রেস রিলিজ করা। কে হলো ব্লক থেকে আমাদের প্রেসিডেন্ট হয়েছে সুরজ, এমডি হাসান, আর টাউন থেকে হয়েছে প্রসেনজিৎ, টাউন প্রেসিডেন্ট। মোট হয়েছে টাউন থেকে হয়েছে 19 জনের আর ব্লক থেকে হয়েছে 24। এরা কার্যভার কবে থেকে গ্রহণ করবে বা কি কার্যভার আমাদেরকে তো সঙ্গে সঙ্গেই বলেছে যে নিজের দলের কাজ শুরু করে দিতে। আগামীকালকে আমাদের একটা র্যালি রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের, সেই র্যালিতে আমরা নিজের কার্যভার আমরা কালকেই দেখিয়ে দেবো যে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আলাদা একটা মিছিল রয়েছে, আমরা সেই মিছিল করব। তারপরে আমরা কলেজের যে ইউনিট গঠন রয়েছে কলেজের ইউনিটটাও গঠন করব। আমরা কাল ডিসাইড করব যে কবে ইউনিট গঠন করা যায়। তারপরে পঞ্চায়েতে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এর আগে কোনোদিনও কমিটি গঠন হয়নি, সেই কমিটিগুলো আমরা গঠন করব পঞ্চায়েতে। আর মেন হয়ে গেল আইটিআই আর পলিটেকনিক কলেজে এর আগে আমাদের কোনো সংগঠন ছিল না, আমরা এই দুটো কলেজেও আমাদের সংগঠন খুব শীঘ্রই। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार। फ्रांस में हालात बिगड़े, एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले आए सामने। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.06 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसी दौर में एक अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी अब 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महामारी से मरने वालों की संख्या 9,55,000 से ज्यादा हो गई है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। इधर अगस्त में देश के ज्यादातर हिस्सों में संक्रमण पर काबू पाने के बाद फ्रांस में इसकी दूसरी लहर देखने को मिली है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शुक्रवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर बताया कि देश में एक दिन में 13,215 नए मामले सामने आए हैं। इससे भी ज्यादा फक्र की बात यह है कि मरने वालों का आंकड़ा भी 154 पहुंच गया है। अब यहां 31,249 लोगों की मौतें हो चुकी है। 3 महीने बाद एक दिन में इतने लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। देश में कोविड-19 के 24 घंटे में 93,000 संक्रमित मामले सामने, 95,000 से अधिक लोग हुए ठीक। अब तक कुल देश में 53 लाख केसेस आए सामने। देश में शुक्रवार को 92,969 कोरोना संक्रमित मिले। हालांकि राहत की बात यह रही कि 95,512 लोग ठीक भी हो गए। इस महामारी को देश में आए 232 दिन हो चुके हैं। तब से अब तक ऐसा 6 बार हो चुका है जब एक दिन में जितने नए संक्रमित मिले उनसे ज्यादा ठीक हो गए। सबसे पहली बार ऐसा 14 फरवरी को हुआ था जब केरल में मिले 3 संक्रमित ठीक हो गए थे, लेकिन उस दिन नया केसेस नहीं आया था। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 53.05 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें 42,05,201 लोग ठीक हो चुके हैं। 10,15,981 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कुल 85,625 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े covid19india.org से लिया गया है। बंगाल और केरल में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल और एर्नाकुलम केरल में कई जगह पर की गई छापेमारी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकियों को गिरफ्तार किया। एनआईए की छापेमारी में अलकायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये आतंकी दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। ये अलकायदा के आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने की फिराक में थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी संगठन अलकायदा के भारत में मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापा मारकर 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा के जिन 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनमें पश्चिम बंगाल से लियोयून अहमद, अबू सुफियान तथा केरल से मोशर्रफ हसन व मुर्शिद हसन शामिल है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आज से हो रहा है आगाज। मुंबई और चेन्नई चौथी बार ओपनिंग मैच में होंगे आमने सामने। डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस यूएई में एक भी मैच नहीं जीती है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें सीजन की आज से यूएई में शुरुआत होगी। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार है जब दोनों टीमें ओपनिंग मैच खेलेंगी। दोनों टीमों के बीच अब तक हुई 3 ओपनिंग मैच में 2 मुंबई इंडियंस और 1 सीएसके जीती है। आईपीएल का फाइनल दीपावली से 4 दिन पहले यानी 10 नवंबर को खेला जाएगा। इस दौरान 53 दिन में 8 टीमें 14 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट में 1 एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत 60 मैच होंगे। ये सभी मुकाबले दुबई में 24, अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12 में होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने पिछले सीजन के फाइनल में सीएसके को 1 रन से शिकस्त दी थी। इस बार टीम फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत से आगाज करना चाहेगी। वैसे यूएई में मुंबई का रिकॉर्ड बेहद खराब है। लोकसभा चुनाव के कारण 2014 में आईपीएल के शुरुआती 20 मैच यूएई में हुए थे। तब मुंबई ने यहाँ 5 मैच खेले थे और सभी में उसे हार मिली थी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।